अभी हमने जितना स्टडी किए थे उसके बेस पे आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में हमें पूछे गए क्वेश्चंस। हम देखेंगे कि हमने कितना हमें आता है और कितना हमने अभी तक सीखा है और कितना हम क्वेश्चंस को करने में हम समर्थ हुए हैं। तो हम आप मैसेज में ए बी सी डी जो आपको सही लगता है आप इसका आंसर दे सकते हो। जैसे अगर को आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का बी सही है तो 1 देके बी लिखिएगा ताकि कंफ्यूज ना हो कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर आप बोलना चाह रहे हो। ऐसे अगर 2 का अगर आपको लगता है कि 2 का बी सही है तो 2 डैश बी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरे ख्याल से। क्वेश्चन है which of the following is not characteristic of research। आप बताएं कि इनमें से कौन से शोध के या रिसर्च के गुणधर्म नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ये सारे एनटीए के पेपर से लिया गया है, एनटीए के पेपर के क्वेश्चन है सारे जो पूछे गए हैं पास्ट ईयर से। एक भी क्वेश्चन उसको बाहर का नहीं है। तो आप मान लो कि अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए, रिपीट हो जाए, तो आप क्या दोगे आंसर? बताओ पहले का आंसर क्या होगा? रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक, research is not a process, research is a problem oriented, research is not passive। तो आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे कि आप लोगों ने कितना अच्छे से आंसर दे दिया, वेरी गुड। खाली बी मत लिखिएगा, 1 भी लिखिए ताकि समझ आ जाए कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे रहे हैं। Which of the following statement is correct? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए discoveries are researchers, researchers lead to discovery, invention and research are related, none of the above। क्वेश्चन नंबर 2 के बताइए कौन सा आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर रिसर्च के लिए कौन से आपका स्टेटमेंट सही है? डिस्कवरीज आर रिसर्चर्स। जितने सारे रिसर्च होती है ना वो सारा डिस्कवरी नहीं होती है। रिसर्च रिसर्चर्स लीड टू डिस्कवरी, रिसर्चर डिस्कवरी की तरफ जाते हैं, लेकिन हर डिस्कवरी जो मतलब हर जो भी हम शोध करेंगे वो कभी वैलिड होगा कभी नहीं होगा। तो ऑप्शन इसमें बी सही होगा। आपका आप लोग सही कर ले। इसी जगह से मैं इतने जो बारीक से जो हम जो क्लास लेते हैं हर एग्जाम्पल की इतनी ज्यादा अच्छे से जो डिस्कस करते हैं इसीलिए करते हैं। आप देखो, आप लोग कोई सी बता रहे हो कोई डी बता रहे हो, लेकिन इन्वेंशन एंड रिसर्चेस आर रिलेटेड। इन्वेंशन खोज और रिसर्च जो है आर रिलेटेड है, ठीक है। खोज और, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा? रिसर्चर लीड्स टू डिस्कवरी। बहुत सारे खोज इन्वेंशन ऐसे भी हुए हैं जिसके लिए कोई रिसर्च किया नहीं गया था, अपने आप हो गया था। जैसे जब एक्सरे का जो आपका जो खोज हुई थी, एक्सरे के लिए किसी ने रिसर्च किया ही नहीं था, वो अपने आप ही हो गया था। न्यूटन जब बैठे थे, जब उन्होंने देखा कि ऊपर से नीचे गिरते हुए एप्पल को, उन्होंने इसके लिए कुछ तैयारी नहीं की थी हम शोध करेंगे। ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन ऐसी होती है जो रिसर्च के बिना भी हो गई होती है। देख रहे हैं आप कितने बारीक बारीक अंतर होती है ना। तो ऑप्शन 2 का, क्वेश्चन 2 का क्या होगा? बी हो जाएगा। क्लियर होगा सबको ना? ऑप्शन 2 का बी किसी ने आंसर नहीं दिया, जबकि आंसर क्या है आपका? रिसर्चर्स लीड टू डिस्कवरी। और ये क्वेश्चन रिपीट भी हुई है, कुछ दिन पहले फिर से पूछा गया था। हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें हम क्वेश्चन 5 के बोले which of the following statement is correct? ऑब्जेक्टिव शुड बी पिन पॉइंटेड, ये सही है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मतलब जो हम बोलते हैं ना कि बायस नहीं होना चाहिए। 2 का सी नहीं सही है, 2 का डी भी सही नहीं है, 2 का बी सही है। ऑब्जेक्टिव शुड बी पिन पॉइंटेड, ऑब्जेक्टिव कैन बी रिटन इन स्टेटमेंट और क्वेश्चन फॉर्म, अनदर वर्ड, ऑप्शन सी है, अनदर वर्ड फॉर प्रॉब्लम इज वेरिएबल और ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 3 के लिए, क्वेश्चन 5 के लिए बताइए।
क्वेश्चन 2 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 5 के लिए क्या बोलेंगे आंसर में? हमने जब स्टडी किए थे, याद कीजिए, रिसर्च ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स क्या कहता था? विच आर टू बी वेरीफाइड rather देन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। जो रिसर्च का जो आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो वेरीफाइड होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 5 का ऑब्जेक्टिव शुड बी पिन पॉइंटेड, which are to be verified। इसलिए हम कहते हैं कि रिसर्च वेरिएबल इज ए क्वांटिटी और क्वालिटी दैट वेरीज, एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि मैनिपुलेटेड होती है आफ्टर द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज स्टडीड। जैसे हमने कहा था कि किसी को अनिद्रा है, तो अनिद्रा के लिए अगर हम उनको भ्रामरी प्राणायाम कराते हैं तो अनिद्रा को हम बदल नहीं सकते, हम भ्रामरी प्राणायाम को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो जो मैनिपुलेशन कर सकते हैं उसमें क्या कर सकते, किसमें करते हैं हम? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके बारे में भी बात किया था हमने। ऑप्शन ए सही होगा। फिर 6 के लिए देखते हैं, द इम्पोर्टेंट प्री रिक्वेस्टिक्स ऑफ ए रिसर्चर इन साइंसेस, सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज आर। जो जरूरी चीज हो, जो आवश्यक चीजें होंगी शोध करने के लिए। क्वेश्चन 6 के लिए आंसर दीजिए। द इम्पोर्टेंट प्री रिक्वेस्टिक ऑफ रिसर्चर इन साइंस, सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज आर। क्या क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए क्या है? लैबोरेटरी स्किल, रिकॉर्ड्स, सुपरवाइजर, टॉपिक। ऑप्शन बी क्या है? सुपरवाइजर, टॉपिक, क्रिटिकल एनालिसिस या पेशेंस। ऑप्शन सी भी आपके सामने है, आर्चीव्स, सुपरवाइजर, टॉपिक, फ्लेक्सिबल इन थिंकिंग। और डी में क्या होना, क्या क्या ऑप्शन है? टॉपिक, सुपरवाइजर, गुड टेम्परमेंट एंड प्री कंसीव्ड नोटेशन। थोड़ा सोचिए, ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में। क्या हो सकता है? क्या क्या पूछा गया? देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें फॉर द साइंसेस, सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज, इनके लिए क्या होना चाहिए? लेबोरेटरी स्किल कब चाहिए होता है? लेबोरेटरी स्किल खाली उस समय चाहिए होता है जब कोई एक्सपेरिमेंटल शोध हम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जैसे केमिस्ट्री की लैब होती है, फिजिक्स की लैब होती है, सब चीजें होती है। और मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको, खाली केवल उस समय खाली आपका लेबोरेटरी सर लैब का। हाँ बताएं। डी, डी सर, आंसर डी होगा। आंसर डी, ओके। आप उसमें चैट में लिखिए, ग्रुप पे। तो आंसर डी, बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई किया, वेरी गुड, एक्सेलेंट। आंसर बी सही है। आप क्यों सही है? आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, आपको क्या लगता है क्यों सही आंसर बी? सर बताएं क्या हम? हाँ बताइए। क्योंकि सर जो जो नी, हाँ जी, बताइए बताइए। नहीं मैम आप बता दो, क्योंकि मैंने रेगुलर क्लास भी नहीं करी हुई, लेकिन हाँ, मुझे मेरा भी नहीं ऐसा है लगा वैसे। कि हाँ जी, ओके। मैंने इसमें कोशिश मैम करो। सर एक तो वैसे सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाँ सुप जी सर मैं बताती हूँ अपने नॉलेज से पहले। सर मोस्ट ओके इम्पोर्टेंट होता है कि कोई टॉपिक होना चाहिए उस चीज के लिए, और जो सर एक सुपरवाइजर का भी होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे, और जो टेम्परामेंट भी होता है मैम वो भी होना चाहिए। ठीक है, आपने काफी सर अच्छा हम कोशिश बताएं किया। क्या? और कोई बताए? हाँ सर, एक तो सुपरविजन हमें अच्छे से करना चाहिए। टॉपिक हमारा बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल शीर्षक जो भी हमने चुना है वो हो। हम्म। क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए, इसमें कोई निष्पक्षता होनी चाहिए, मतलब कोई भी लिपापोती नहीं हो, किसी से इम्प्रेस नहीं होकर करना चाहिए, और धैर्य रखना चाहिए सर। बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने जितना बताया आपने बहुत अच्छा कोशिश किया। हम जब इस तरह का क्वेश्चंस करते हैं, हम देखते हैं कि क्या ये जिस तरह के शोध के लिए बताया गया है, क्या उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। लैबोरेटरी तो रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन क्या हमें किस समय होती है? जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तब हमें लैब चाहिए होता है। तो लैब वाला पार्ट हमारा हमारा निकल गया, वो गलत है।
उसके बाद क्या होती है आपका, ये बोला है प्री कंसेप्ट नोटेशन, ये आपका एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी रिसर्च में। और जो फ्लेक्सिबल थिंकिंग होती है, ये आपका साइंटिफिक रिसर्च का पार्ट नहीं होता। फ्लेक्सिबल थिंकिंग साइंटिफिक रिसर्च में जो आएगा वो मानेंगे, भले ही वो चीज हमारे सोच के उल्टा आए, विपरीत आए या पक्ष में आए, तो फ्लेक्सिबल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी सही है। थोड़ी सी आप लोग जिस तरह से सोच रहे हैं, उस सोच को भी थोड़ा सा आप लोग बहुत अच्छे कोशिश किए हैं। बस ये देखिएगा कि किसी किसी जगह पे ये सही भी हो सकता है। जैसे अगर कहीं पे हम खाली अगर एक्सपेरिमेंटल शोध की बात करेंगे, तब यहाँ पे लेबोरेटरी स्किल सही हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखें, और ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे। सर एक्सक्यूज मी सर, हम्म, इस लास्ट में जो टेम्परीमेंट लिखा है, ओके ओके सर, ठीक है। ठीक है सर, ओके ठीक है। 7 पे कोशिश कीजिए आप लोग। ये जितना हमने करा है ना, उसके आधार पर कोशिश कीजिए कि आपके, मैं ये भी आप लोग बोलिए आंसर, उसका लॉजिक बताइए। आंसर कभी कभी सही भी हो जाता है, लेकिन आपको लॉजिक और अच्छे से हम शार्प करना चाहते हैं। आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, एड ग्रुप पे भी बताइए। और क्वेश्चन नंबर के बाद ऑप्शन दीजिए। जैसे कि अगर आपने 5 का बताया, 6 का बताया, तो 6 6-B, ताकि मुझे समझ आ जाए। इतने सारा रिप्लाई आ रही है ना, तो मुझे क्लियर हो जाए कि किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। और कोशिश करो बोलने के लिए, बोलो आप, आपका जो भी लॉजिक है, सही गलत की बात नहीं है, आप खाली कोशिश करो। अभी तक हम शुरू किया है, गलत भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7वां क्या होगा, रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय ए पर्सन। कौन कर सकता है शोध, हु। ऑप्शन का ए क्या है, हैज स्टडीड रिसर्च मेथोडोलॉजी, पहला ऑप्शन है। ऑप्शन बी, होल्ड अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। ऑप्शन सी, possesses thinking and reasoning ability. ऑप्शन डी, अ हार्ड वर्कर। देखो ये हर सारा क्वेश्चन पूछा गया, और इसके बाद भी कई बार पूछेगा ही है। आप बताओ 7 का क्या आंसर दोगे। खाली ABCD मत बोलिए, आप नंबर के बाद मैसेज में जो आप टाइप कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर के साथ टाइप करो, ताकि मुझे समझ आ जाए कि आप क्या कौन सा देना चाहते हो। 7 का क्या होगा, बोलो। ABCD, क्या आप बोल भी बी। सकते हो। डी बोल रहे हो आप लोग, बी सर, बी। डी बोल रहे हो। रिसर्च मस्ट। हाँ जी सर। आप बी क्यों बोल रहे हो, कारण क्या है। जितने पुराने शोध हुए हैं, उनके पास, सबके पास डिग्री था ही क्या। और सर जितने ये सब योग जितने विषय लोग, के हाँ जी, पेपर हैं। ये पेपर फर्स्ट जो चल रहा है, रिसर्च एप्टीट्यूड, वो हमारे ही सब्जेक्ट के का पेपर फर्स्ट है, पेपर पहला है, या दूसरे सब्जेक्ट का है? पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है। जी, लेकिन आपके जैसे अभी हम लोग का एग्जाम हो चुका है योगा वालों का, तो उसका उसी के क्वेश्चन है या दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन? किसी भी सब्जेक्ट से आप दे रहे हो, चाहे उनसे फर्स्ट पेपर होने से कोई मतलब नहीं है कि आप योगा से दे रहे हो या किसी और से दे रहे हो, उसका पेपर सेम जी। होती है। ये अलग पेपर होती है, पहले आपका फर्स्ट पेपर हो जाती है, या आप उसमें जी। ऑप्शन होता है कि फर्स्ट पेपर के 50 क्वेश्चन होंगे, उसको पहले दो या बाद में दो। उससे कोई मतलब नहीं है कि आपका सेकंड पेपर कॉमर्स से है, योग से है, या आपका फिजिक्स से है, मैथ्स से, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जी। लोगों को तो पेपर स्ट्रक्चर शायद बताए भी थे सर ने, कि किस तरह जी। से फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर कैसे होती है। सेकंड पेपर से कोई मतलब नहीं है फर्स्ट पेपर का। जी सर, अच्छा थैंक यू सर, सर। हाँ, थैंक यू। 7 का आंसर बताइए क्या होगा। 7 का आपने सी बताया आप लोगों ने। 7 का प्रोसेसेस थिंकिंग या रीजनिंग एबिलिटीज मैंने किया है कि जो ओके, भी रिसर्च कर रहा है उसको थिंकिंग तो होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक पे ऊपर उसकी अपनी सोच होनी चाहिए, एंड ही शुड हैव द एबिलिटी ऑफ रीजनिंग दैट ठीक है। व्हाटएवर द आपने, रिजल्ट इज हाँ, देयर। आपने जो सोचा है बहुत अच्छे से आपने कोशिश किया आपने। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब हम एग्जाम में, जब हमारे पास ऑप्शन होता है, तो हमें क्या करना होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करनी होती है। ये आपका कभी कभी ऐसा होता है कि पार्शियल या वो दूसरे ऑप्शन भी सही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि दूसरे दूसरे ऑप्शन एकदम गलत हो जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसे ऑप्शन बी जिसमें जो लोग बता रहे हैं, आज के डेट में अगर कोई रिसर्च करने जाएगा, तो बिना पोस्ट ग्रेजुएट किए तो उसका एंट्री नहीं होगा। लेकिन उस तरह से पार्शियली वो भी सही लगता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखेंगे इनमें से,
कि जब हम इसके पहले जो रिसर्च वगैरह हुई है, जितने शोध हुई है, ऐसे बहुत सारे शोध भी ऐसे भी हो सकती है कि जिसमें इनके बिना भी कुछ लोग सोच के नया कुछ बनाए हैं। इसके लिए अगर इस समय अपने मॉडर्न वर्ल्ड के अगर देखोगे, जैसे आपका कई ऐसे डेवलपमेंट हुई है जिसमें लोगों के पास, जैसे आपका बिल गेट्स के पास तो आपका ग्रेजुएशन भी शायद उन्होंने छोड़ दिया था बीच में, लेकिन इतने बड़े आपका एम्पायर उन्होंने स्टैब्लिश कर लिए थे। वो भी तो एक शोध ही था, एक तरह के खोज ही तो था कि हम कैसे इसको डेवलप करें। ऐसे बहुत सारी चीज होती है कि ये आपका इस तरह के कंडीशन के बिना भी कुछ एक्सेप्शन हुई है। तो आप बताओ मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होना चाहिए एबीसीडी में? सी मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है, ए और मोस्ट अप्रोप्रिएट है। हैज स्टडीड रिसर्च मेथोडोलॉजी सॉरी, रिसर्च मेथोडोलॉजी का प्रॉपर उनके पास उन्होंने अध्ययन किया। अगर बिल गेट्स ने भी कंपनी को स्टैब्लिश किए तो उन्होंने इस बात को जरूर सोचे होंगे कि किस मेथड से हम अपने समस्याओं का हम हल करें या किस मेथड से हम आगे बढ़े। तो मेथोडोलॉजी सबसे बड़ी मतलब आपका चीज होती है इन चार ऑप्शन में से। क्लियर है सबको? यस सर। तो पार्शियली ना दूसरे ऑप्शन भी सही होते हैं, लेकिन यही आपको आप लोगों से मतलब डेवलप करनी है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो सकता है। आप खुद सोचिए। अब अगर किसी के पास मेथोडोलॉजी पता नहीं है कि कैसे काम करे और चार बाकी सब चीजें हैं, क्या वो कर लेगा रिसर्च? हमें नो हिस- सर। हमें हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए एक तरह की हमें एक तरह से आगे बढ़ना होगा। हमारा डेटा का कलेक्शन एक तरह का होगा। अगर मुझे साइंटिफिक रिसर्च करनी होगी तो साइंटिफिक के लिए हमें मतलब जैसे अगर हमें एक्सपेरिमेंटल करनी होगी तो हमें कुछ और तरह से हमें डेटा का इकट्ठा करने होंगे। अगर हमको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करने होंगे तो उसके लिए हमें अलग तरह से हमें डेटा का कलेक्शन करने होंगे। अगर हम मेथड को ही ठीक से नहीं समझेंगे तो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम नहीं कर पाएंगे ना। थिंकिंग है, रीजनिंग एबिलिटी है, पीजी डिग्री है, हार्ड वर्कर भी है तब, लेकिन हमें तो मेथोडोलॉजी सबसे पहला इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए सही है छात्रों के लिए। काफी अच्छे कोशिश की, आप लोग कोशिश करते रहे, धीरे धीरे स्लोली स्लोली हम बहुत अच्छे कर लेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, आ जाओ। बीच का पार्ट हमने जो नहीं पढ़ा है उसको छोड़ दे रहे हैं, जो जो हमने किया है खलूसी को ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। कोशिश कीजिए, सब कोई कोशिश कीजिए। हम सही बोलने के लिए, अगर हम सही बोलते तो हम पढ़ते क्यों बताइए? गलत बोले कोई बात नहीं, सीखने के लिए आए हैं ना। आप बस सीखिए, कोशिश कीजिए। Which of the following options are the main task of the research in modern society? आप देखो क्वेश्चंस को देखते हुए ये भी सोचो कि हम जो इतना एलोबोरेट करके जो पढ़ते हैं, कभी कभी लगता है कि हम इतने ज्यादा हम समय लगा रहे हैं। क्यों पढ़ते हैं? देखो कितने अंदर से क्वेश्चन पूछे गए हैं और अभी तो और भी ज्यादा डेप्थ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हम हर टॉपिक को, थोड़ा समय लग रही है हमें पता है, ये काफी टाइम टेकिंग टेकिंग आपका यूनिट है, बहुत समय लगती है इसको अच्छे से करने के लिए। खाली ऊपर ऊपर से कर लेंगे तब तो फट से जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन इतनी गहराई से क्वेश्चन को कैसे करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखिए कि हम जो स्टडी करते हैं तो इतने गहराई से हम क्यों करते हैं, इतने सारे एग्जाम्पल हम क्यों क्रिएट करते हैं। कोशिश कीजिए क्वेश्चन 9 की। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर द मेन टास्क ऑफ द रिसर्च इन मॉडर्न सोसाइटी? तो ऑप्शन यहां देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। खाली एक से ज्यादा भी ऑप्शन सही हो सकता है। इसके लिए क्या किया गया, पहला क्या बोला गया है? टू कीप पेस विद द एडवांसमेंट इन नॉलेज, पहला। सेकंड है टू डिस्कवर न्यू थिंग। थर्ड है टू राइट अ क्रिटिक ऑन द अर्लियर राइटिंग, पहले जो काम हो चुकी है उसके ऊपर आप क्रिटिक कर रहे हो। To systematically examine and critically analysis the investigations source with the objectivity. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि बिना बायसनेस, मतलब बिना कोई पक्षपात के। अब आपको बतानी है, यहाँ पे आपको एक से ज्यादा भी सही हो सकता है जितने चार बताया गया है, और ज्यादा सही है भी। ऑप्शन ए में क्या है, फोर्थ, सेकेंड एंड फर्स्ट सही है, तो आपको लगता है तो आप ऑप्शन ए बोलेंगे। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सही है तो आपसे बोलोगे ऑप्शन बी बोलोगे। फर्स्ट एंड थर्ड सही है तो ऑप्शन सी बोलोगे, और ये सही है तो ऑप्शन डी बोलोगे। आप मिला के देखो कितनी ज्यादा मतलब कितनी गहराई से पूछा गया है चीजों को। आप बताओ कौन सा आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सब कोई पार्टिसिपेट कीजिए, कोशिश कीजिए।
9 डैश दीजिएगा जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है। ऑप्शन यहाँ से चेक करिएगा, इस जगह से, ऊपर से नहीं, ये आपका एबीसीडी है। 9 का डी, ओके। नाइन का ए, ओके। आप किसने, रंजना जी ने बोले 9 का ए, उमेश जी बोल रहे हैं 9 का डी, ओके। यहाँ देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब होते हैं तो हमारे पास सबसे पहला टेक्निक ये होती है कि हम उनको ढूंढे जो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे लिए ऑप्शन चूज करना थोड़ा सा आसान हो जाती है। इसको कहते हैं हम लोग रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन मेथड। ये मेथड आपको बहुत काम करेगा, बहुत काम करता है ये। बहुत इजीली आंसर की तरफ आप पहुंच जाते हो। आप इसमें बताओ मुझे कौन सा पॉसिबल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर मेन टास्क। ये देखिए मेन टास्क बोला है, ये नहीं बोला कि हो ही नहीं सकता। मेन टास्क, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर मेन टास्क ऑफ द रिसर्च इन मॉडर्न सोसाइटी। मुख्य टास्क क्या होता है? कुछ नया चीज का डेवलप करना होता है, ठीक है। हाँ, एक तो ये होता नहीं, है। इसमें से क्या नहीं हो सकता है, इसका होता है कि इनमें से क्या नहीं हो सकता है, तब आपका लिए आसान, ज्यादा आसान हो जाएगा। जो 1 2 3 4 दिया गया ना, इसमें से बताइए कि मुख्य टास्क कौन सा नहीं है, एकदम ही नहीं है जो मुख्य टास्क है। सी। थर्ड सी। नहीं है। एग्जैक्टली। सर सी को ले सकते हैं। तो जहां जहां पे सी है, जहां जहां पे थर्ड ऑप्शन है, उसको आप काट कर दो, क्योंकि टू राइट ए क्रिटिक ऑन द अर्लियर राइटिंग्स, ये हमारा मुख्य काम नहीं है। ये हम करते हैं लेकिन मुख्य काम नहीं है, मेन टास्क नहीं है। हम कभी भी रिसर्च इसलिए नहीं करते हैं कि इसके पहले जो काम किए है उससे हम कमियां खाली निकाले, इसलिए नहीं करते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, जहां जहां पे थर्ड है वो ऑप्शन हम निकाल देंगे। थर्ड कहां पर है? यहाँ पे थर्ड है, इधर थर्ड है, इधर थर्ड है, बचा क्या? ऑप्शन ए ए, बच गया। ऑप्शन ए। आसान हो गया निकालना आंसर। यस इसे सर। कहते हैं रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन मेथड। आप देखो कितनी इजी हो गई, पहले कितना मतलब लग रहा था कि हम कैसे कैसे। इसलिए हम 9AC नहीं है, नहीं 9 का ए ही है। सी इसलिए आप नहीं बोलेंगे कि सी के साथ थर्ड है। देखो थर्ड तो ये हमारा मेन नहीं है। मेन जो बोला गया है टू राइट अ क्रिटिक ऑन द अर्लियर राइटिंग्स, ये हमारा रिसर्च का मुख्य काम नहीं होता है। तो जहां जिसके साथ थर्ड स्टेटमेंट जहां जहां पर है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम रिमूव कर देंगे। तो खाली ऑप्शन ए के साथ थर्ड नहीं है, बाकी मिला लो, आप देख लो। ऑप्शन पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, टू कीप पेस विद द एडवांसमेंट इन नॉलेज। ये तो रिसर्च का मुख्य आपका काम है ही, हम लोग पढ़े, हमने बहुत से पढ़े हैं कि आपका डेस्क्रिप्टिव रिसर्च वगैरह क्या करती है, हमको ज्ञान देती है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, ये भी सही है। और आपका फोर्थ क्या बोलता है, टू सिस्टमेटिकली एग्जामिन एंड क्रिटिकली एनालिसिस द इन्वेस्टिगेशन सोर्स विद द ऑब्जेक्टिविटी, बिल्कुल सही है कि हम सिस्टमेटिकली क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और हमने बोला कि इसमें बायसनेस नहीं होना चाहिए, यानी ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। तो ये बाकी रॉन्ग को निकालने के बाद बाकी बाकी जो बचा है उससे कंपेयर कर लीजिए, देखिए मैच करता है कि नहीं। सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट हो तो बता दें। कैसे हम आंसर तक पहुंचे ये क्लियर हुआ। आंसर तक पहुंचना तो उसको वो बड़ी बात नहीं कि आंसर क्या है। मुझे खाली इस बात को आपको समझाना है कि हम आंसर तक कैसे पहुंचे, ताकि आप खुद भी पहुंच सके। जो गलत पार्ट है उसके बारे में ढूंढिए, और वो गलत एक्सक्यूज जो मी सर। रॉन्ग। जी हाँ जी। सर प्लीज क्वेश्चन को आप हिंदी में भी बोल दीजिए, क्योंकि हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, तो हम अंदाज से ही कर रहे हैं सारी चीजें, तो बाकी है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं, आर द मेन टास्क ऑफ द रिसर्च इन मॉडर्न सोसाइटी। इन ये जितने भी आपका स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से मुख्य काम क्या है जिससे हम शोध से करते हैं, जिससे हम रिसर्च से करते हैं आज के मॉडर्न सोसाइटी में। टू पेस विथ द एडवांसमेंट इन नॉलेज, ये तो आपको क्लियर हो गया, नॉलेज के हमें जानने के लिए, मतलब और ज्यादा विस्तार करने के लिए। टू डिस्कवर न्यू थिंग, नए चीजों को खोजने के लिए। टू राइट ए क्रिटिक ऑन द अर्लियर राइटिंग्स, इसके पहले जितने काम किए गए थे उनकी आलोचना करने के लिए, उनका क्रिटिक करने के लिए।
ऑप्शन सी, ये क्या मुख्य उद्देश्य है? आप जब रिसर्च सर करने जाते हो कितना आपके मन में क्या होता है? क्या आप ये सोचते हो कि इसके पहले जो लोग काम किए थे उसका हम कमियां निकालेंगे? नहीं, आप जानते हो कि नए कुछ ढूंढने के लिए। हाँ, ढूंढते ढूंढते उसको एक पार्ट हो सकता है, लेकिन उस ये मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। टू सिस्टमेटिकली एग्जामिन एंड क्रिटिकली एनालिसिस द इन्वेस्टिगेशन सोर्स एंड ऑब्जेक्टिविटी, एक क्रमबद्ध तरीके से हम इसको एग्जामिन करते हैं और क्रिटिकली इसको हम एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद हम खोजते हैं सोर्स से जिसमें बिना बायस के, मतलब बिना पक्षपात के, इसको हमारे हम शोध का उद्देश्य होती है। तो हम लोग पढ़े ही है कि शोध में हम यही करते हैं। तो हमें, मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर कोई हो जिसको क्लियर नहीं हुआ हो तो आप बताएं। जानकी धर्मा जी, आपको क्लियर हो गया? आपने क्या लिखा है? 9A नहीं, 9AC नहीं है, नहीं समझा आपने क्या बोले? आपने AC नहीं है बोलना चाहते, A है, C नहीं है। ओके, होप कि आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर पाया। कोई डाउट हो तो आप पूछे जरूर से। हम करते हैं 11th। द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज बाई, किसी भी शोध की गहराई को हम कैसे नापते हैं, कैसे हम जज करते हैं? टाइटल ऑफ द रिसर्च पहला ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च सेकंड ऑप्शन है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द रिसर्च, जितने भी आपका खर्च है रिसर्च को उससे नापते हैं, ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च, कितना समय लग रहा है उससे नापते हैं। किसी शोध के को जब भी हम कोई शोध के गहराई को हम नापते हैं तो हम किससे उसका किस फैक्टर से हम जज करते हैं? पहला ऑप्शन है जो शीर्षक होती है, टाइटल ऑफ द रिसर्च। सेकंड ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च। थर्ड ऑप्शन है टोटल एक्सपेंडिचर, कितना खर्च होंगे उसका नापते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है, ऑप्शन डी है, ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च। 11 का क्या आंसर देंगे? 11 का आंसर दे रहे हैं शुभ्रा पटेल जी, बी बोल रहे हैं। शुभ्रा जी, आप बी सर क्यों हमें बोल तो रहे हैं? पूरे चारों सही लग रहे सर। हाँ, मोस्ट अप्रोप्रिएट निकाल लिया ना। पार्शियली बहुत सी चीज आपका सही होती है, लेकिन मोस्ट, जिस उनमें से अगर किसी एक को चुनना होगा तो आप किसको लेंगे? जो सबसे ज्यादा आपको सही लगता है उसका बतानी है। सुब्रत जी, आप एक्सप्लेन कर कीजिए प्लीज। जो जो लोग बी बोल रहे हैं उनमें से कोई रिसर्च व्याख्या कीजिए जो क्यों बोल रहे रिसर्च का जो रिसर्च का हमारा एम है, हैं। जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, जैसे अब कोरोना के ऊपर रिसर्च किया लोगों ने और उसके लिए टीका निकाला या वैक्सीनेशन निकाला, तो वो एक बड़ा सा रिसर्च हुआ ना। वो तो एक डीप स्टडी कह सकते हैं आप, उसकी जजमेंट कह सकते हैं कि उसका इतना अच्छा रिजल्ट है। ऑन दैट बेसिस आई हैव गिवन दिस बी मार्क्स। बहुत अच्छे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च। ठीक है। और कोई जिन्होंने बी बोले, बाकी लोगों ने वही लोग बोले, आप बताइए। जिन लोग तुक्का मत मारिए, आप बताइए। अगर तुक्का भी मार दो वो भी बोल दीजिए ताकि मैं आपको अच्छे से और कर पाऊँ। आप सर बोलो हमने क्यों? ए बोला है। ठीक है, ये क्यों बोला आपने? ए बोला है, ये इसलिए बोला है कि सर हम उस टाइटल पे ध्यान दे ज्यादा, इस कारण कि क्या है हमारे रिसर्च का जो है मेन टॉपिक वो स्पेशल है ना सर। ठीक है। बाकी सर और कोई? माइकल में बोले प्लीज, जो भी बोल रहे हैं। डॉली राज सिंह जी सी बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे सी आपने? आप अपनी राय रखिए। सर हम्म, जी सर, अगर जैसे आपने यहाँ पे टोटल खर्च कितना यहाँ पे आ जाएगा ना सर, ड्यूरेशन भी इसी में आ जाएगा। और हम्म, जो ऑब्जेक्टिव है, टाइटल है, ये सब चीज का एक माइंड में हमारे मतलब वो एक प्रोसेस बन जाता है वहां पे। और उसके अकॉर्डिंग हम आगे जो भी खर्च वगैरह करते हैं, फिर तब हम उसी प्रोसेस में सर हम समझ जाते हैं कि हाँ इसमें कितना डेप्थ होगा इस चीज। ठीक है। सर एक्सक्यूज आपको मी मैं, सर, एक बार मैं बताना चाहती हूँ हाँ कि जी बोलिए। इसमें टाइमिंग का अगर हम देखते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च तो कितने टाइम में हुई तो उसके अकॉर्डिंग खर्च भी बढ़ता है सर, ये भी डिपेंड है ना उस पे, ओके। है ना। तो हमने डी डी को लगाया है। ठीक है, आपने डी को लगाया। मैं भी बताऊंगा कि आपका, मैं सबको भी व्याख्या करूंगा। आप खाली अपनी बात रखिए।
फिर मैं आपसे ही कुछ कुछ मैं आपको डेटा दूंगा जिससे आप खुद समझ जाओगे कि कौन सा एक्चुअली सही है। लेकिन आप लोगों का जो फीडबैक बहुत जरूरी है, ताकि मैं समझ ये मुझे आगे करने के लिए। आप लोग बोलो, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च बोल रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो ऑप्शन सही है या नहीं है, और मैं बताऊंगा, लेकिन आपने कोशिश किया, ठीक है। और कोई बताए? ओके, आपने बोला ड्यूरेशन, आपने बोला एक्सपेंडिचर। आप जानते हो हमारे जो इसरो का जो आपका बजट है, एक डेटा ये मैंने देखा था, हालांकि मैं इसको उसमें वेरीफाई तो नहीं कर पाया था। उस डेटा में ये था कि नासा का सबसे जो लिस्ट, हाँ सबसे जी, लिस्ट होता है सर, हाँ, सबसे लिस्ट बजट में हमारा इसरो का, इसमें काम और कर हम रहा है। सक्सेसफुल करते हैं, बिल्कुल, जैसे ऐसे मार्स वगैरह पे हमने पहुंच गए। बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। ना, बहुत बहुत नासा का जो 6 मंथ का जो बजट है, 6-7 मंथ का बजट, वो हमारे अब तक का बजट का बराबर था। तो आप इस बात को देख, इसरो दुनिया अगर जिस समय हमें क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत थी, आप लोग अगर हिस्ट्री को जाकर देखो, क्रायोजेनिक इंजन एक ऐसा इंजन होता है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो गैसेस होती है ना, उसको थोड़ी सी साइंस की बात हो जाएगी, अगर आप साइंस को जानना चाहे तो, उसको एक क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद उसको हम लिक्विफाई करते हैं। उससे क्या होती है कि हम इसमें फ्यूल बनाते हैं, वो काफी हेल्पफुल होती है। लेकिन वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं था। जिस इंजन से करते हैं उसको कहते हैं क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। उस समय क्रायोजेनिक इंजन रशिया और अमेरिका के पास था, तो अमेरिका ने देने से मना कर दिया, और रशिया को भी मतलब फोर्सफुली रुकवा दिया कि हमें ना दे, क्योंकि उनका कहना था कि अगर इसरो को इस समय मिल जाएगा तो वो इतनी बड़ी छलांग लगा देगा, इतने आगे चले जाएगा कि नासा के लिए भी दिक्कत हो जाएगा। उसने एरी चोटी का जोर लगा के रुकवा दिया था। आप लोग जाके इतिहास को देखना, 90s में ऐसा हुआ था। 1990 यस का सर, जो यस सर, आपका यस सर। डिकेड था उसमें हुआ था। उसके बाद भी हमने क्रायोजेनिक इंजन हमने डेवलप किया। आज हमारे प्रोजेक्ट के साथ नासा कोलैबोरेशन कर रही है, और नासा के साथ मिलकर हमारा प्रोजेक्ट है जिस इसरो को रोकने के लिए एरी चोटी को जोर लगा दिया था। तो बजट का हम बात नहीं कर सकते। आप जानते हो कि जो मंगलयान जो था, वो मुंबई में चलने वाला ऑटो के जो पर किलोमीटर का जो कॉस्ट है उससे भी कम था। और जबकि दुनिया में बाकी जो आपका जो एजेंसी है उससे हम बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तो ये आप समझ गए जिन्होंने बोला था कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी जिसने बोला था, क्लियर है क्यों सही नहीं है? डॉली जी और बाकी लोगों ने जिन्होंने भी सी सोचा है। अच्छा, बाकी हुआ काम, बाकी क्या था आपका? आपने बोला था ड्यूरेशन। ड्यूरेशन ज्यादा मायने रखता नहीं है। आप इसलिए नहीं रखता कि ऐसे जैसे मान लीजिए कोविड है, या मान लीजिए कि और भी बहुत से आपका जो वैक्सीन निकल रही है। अभी जानते हो कि वैक्सीन जब निकलती है तो कोई 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 दवाइयाँ ऐसी होती है, 100% सक्सेस कुछ भी नहीं होता, कोई भी दवाई नहीं होती है। उसमें भी आपका एक लिमिट के बाद ही अगर 95% 90% तक सही होता है तो हम इसको मान लेते हैं। शोध चलती रहती है। आप बताओ क्या बोलोगे? इतनी शॉर्ट टाइम में जो इसरो इतना काम किया, अच्छा काम किया, तो उसमें आप ड्यूरेशन का बोलोगे? तो क्या जो लोग लॉन्ग लॉन्ग टाइम लेके बाकी लोग काम करे उसका फिर आप कैसा नजर करोगे कि वो लोग अच्छे नहीं है? ये नहीं होता। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है। तो फिर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर होगा बी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। इससे हम इसको डेप्थ से देखते हैं कि उसमें बायसनेस नहीं है, और इसका ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च है हमारा हमारा बेस्ट होती है, आपका सबसे ज्यादा जो डेप्थ होती है जिससे हम इसको जज करते हैं, कोई पक्षपात नहीं है। और इसका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च आप देख रहे हो। जितना ये बात हमने कितनी बार बताया क्लास में, लेकिन तब भी गलती हो रही ना, इसीलिए हम बहुत डिटेल में करते हैं। और जो लोग पीएचडी वगैरह के लिए सोच रहे हैं ना, उनके जो इंटरव्यू होंगे, 40% क्वेश्चन खाली रिसर्च से पूछे जाएंगे सिर्फ। और अगर आरईटी एग्जाम सोचे हो, तो आरईटी एग्जाम में भी 40% खाली शोध से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि आप पीएचडी करने जा रहे हो, शोध करने जा रहे हो, तो आपको शोध ही अगर नहीं आता तो आपको कैसे करोगे बोलो? इतने सारा आपके इसका वेटेज है इस चैप्टर। तो होप कि सबको क्लियर हो गया 11 बी कैसे हो रहा है। अगर कोई लॉजिक देना चाहे, अपना अपने बात रखना चाहे तो रख सकते हैं कि 11 का बी क्यों हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन 12 कीजिए। रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड। मुझे ज्यादा क्वेश्चन करने में इंटरेस्ट नहीं है आज, मुझे मतलब क्वालिटी में इंटरेस्ट है कि आपको मैं समझाऊं कि हम कैसे निकाल रहे हैं आंसर्स को, भले ही थोड़ा कम क्वेश्चन होंगे। इसलिए मैं बोला था कि अगर आप लोग कंफर्टेबल होंगे तो मैं क्लास 1.5 घंटा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ बतानी है।
इतने सारे क्वेश्चंस है आपका, मतलब पास्ट पेपर के क्वेश्चंस है, इसके अलावा हमारा अभी आधा भी नहीं हुआ हमारा जो रिसर्च का जो सिलेबस है, जो हम जो पढ़ रहे थे। तो अगर आप लोग कंफर्टेबल होंगे तो मैं इसको 10:30 तक कर सकता हूँ, अगर आप लोग देख लेना, बता देना। रिसर्च सर कैन बहुत बी अच्छा समझा रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा समझा रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीका, थैंक यू सो मच। रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज बेसिक, ऑप्शन ए क्या है, बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च। बी क्या है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। सी क्या है, फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। और डी क्या है, ऑल ऑफ द अबव। बताओ क्या ऑप्शन दोगे आप? क्या देंगे आप? बहुत सोच के बताना। सर सर सी तो नहीं लग रहा है। ओके। फिलोसफिकल हो सकता है, हिस्टोरिकल हो सकता है, सर्वे तो सभी में करना पड़ता है, जी। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता ही है, होता ही। जी। और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव होता है सर, बेसिक भी हो सकता है, बेसिक रिसर्च भी हो सकता है, ओके। अप्लाइड और एक्शन रिसर्च भी हुआ, इसलिए मैंने ऑल द अबव किया है। ठीक है, आपने क्या क्या कि फिलोसॉफिकल नहीं हो सकता, ऐसा बोला था आपने ना? नहीं नहीं, सर्वे तो सर में सब में होता है, नहीं दैट्स नहीं, व्हाट ये आई। वाली बात, ये जो फिलोसॉफिकल आपने हाँ बोला कि ना बोला था इसमें? हमने हाँ बोला है। अच्छा। होता है फिलोसफिकल, जो फिलोसफी के करेगा वो फिलोसफिकल नहीं करेगा रिसर्च, बिल्कुल होगा ही बिल्कुल। होगा। अगर फिलोसॉफिकल रिसर्च नहीं होगा तो फिर हम योगा पे कहाँ पे आगे? वो योग का पूरा तो फिलोसफी तो है, यम नियम सब जी क्या है, जी सारा जी जी फिलोसफी सारा। जी ओके। जी है। 12 का डी। और कोई बोलना चाहेंगे 12 के ऊपर किसी और बातों में? आपने बहुत अच्छा, कोशिश भी अच्छा किया और आंसर भी सही दिया, बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव सही है। 12 का डी। और आप देख रहे हो कि आप लोग कितना अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। गलती हो जाए कोई बात नहीं, गलती से हम सीखते हैं, गलती होना बहुत जरूरी है, लेकिन बस आप लोग अपने तर्क, अपने लॉजिक के ऊपर लगाओ, गलती को तो बात छोड़ दो, गलती होना बहुत अच्छी बात। सर आपसे एक रिक्वेस्ट था हाँ बोलिए। कि जो ये क्वेश्चन पेपर दिखा रहे हैं उसी का हिंदी में ना हम ग्रुप में डाल दीजिएगा। हिंदी का मैं ढूंढूंगा, क्योंकि मेरे पास, मैं आपको हिंदी में आपका अनुवाद कर दे रहा हूँ, ये जो आपका जो सेशन है वो रिकॉर्डेड नहीं होगा। नहीं, तो भी सर के क्वेश्चन हिंदी में रहेंगे ना, तो बाद में प्रैक्टिस करने में आसानी होगा हम लोग को। मैं कोशिश करूंगा हिंदी में मिल जाए तो, लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूँ कि टेक्निकल टर्म का आप लोग इंग्लिश में याद करें, क्योंकि कभी कभी हिंदी इसका इतना ऐसा होता है कि समझने में दिक्कत होती है, लेकिन मैं, अगर मुझे मिलेगा तो मैं डाल दूंगा। मैंने हिंदी का ढूंढ रहा हूँ, मैं हिंदी में ऐसा मिले तो मैं, इसलिए मैं इसको हिंदी में अनुवाद कर दे रहा हूँ, और हिंदी में कोशिश करूंगा, मिलते ही मैं आपको डाल दूंगा। क्वेश्चन 14 कीजिए, बताइए 14 में क्या बोलेंगे? ऑथेंटिसिटी ऑफ ए रिसर्च फाइंडिंग इज इट्स, बताएं। ऑथेंटिसिटी जो होगा किसी शोध का, क्या दिखाता है? ओरिजिनलिटी या वैलिडिटी? वैलिडिटी तो हम पढ़ाएंगे, 6 तरह की वैलिडिटी होती है। ऑथराइटिसिटी क्या हिंदी में क्या बोलेंगे सर? ऑथेंटिसिटी को हिंदी में बोलेंगे एक, विश्वास विश्वास, ऑथेंटिसिटी मतलब विश्वासप्रद कितना है वो, कितना मतलब विश्वस्त है उसका वो रिसर्च, हाँ, कितना आप बिलीव कर सकते हैं, उस पर विश्वास कर सकते हैं। ऑथेंटिक बनाना बोलते हैं ना, कि चीजें ऑथेंटिक है कि नहीं, मतलब आपका, जैसे हम बोलते हैं कि कोई आपने दवाई यस लिया सर। मार्केट से, मार्केट से दवाई लिया, बोले कि डुप्लीकेट तो नहीं है, या ये जो बात बताई जा रही है ऑथेंटिक तो है ना, तो ये विश्वास विश्वास या उससे थोड़ा सा हाई लेवल की मीनिंग होगा, कि ऑथेंटिक मतलब आपका जो है प्रामाणिक कह सकते हो, कि प्रामाणिक है कि नहीं है। रिलायबल भी कह सकते हैं सर। हाँ रिलायबल, हाँ रिलायबल, प्रामाणिक, ये सब आप कह सकते हो। तो कोई शोध आपका प्रामाणिक है कि नहीं है, मतलब रिलायबल है कि नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए आपको चुननी है, क्या ये किस पे डिपेंड करता है? ओरिजिनलिटी, वैलिडिटी, वैधता। वैधता 6 तरह की होती है, हम बात करेंगे वैधता तो उसका क्वेश्चन आ जाती है। ऑब्जेक्टिविटी या ऑल ऑफ दिस। बाकी लोगों ने, काफी लोगों ने ऑप्शन डी आंसर दे रहे हैं, तो ऑप्शन डी जिन लोगों ने भी दे रहे हैं, देखिए इसी जगह मैं बोलता हूँ कि कैसे एनटीए वाले क्वेश्चन देते हैं और इतने लालच दे करके हमें, हमसे गलती करा देते हैं, कि भाई एकदम सामने आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, एकदम ऐसे कि बस ले लो, मार्क्स ले लो, एकदम नंबर ले लो, लेकिन तब सर भी वैलिडिटी मीन्स समय है ना, समय की पाबंद यानी समय लिमिट रहना चाहिए। वैलिडिटी
आप मान लीजिए कि वैलिडिटी तो होती है, वैलिडिटी ऐसे 6 तरह की होती है, लेकिन वैधता कि आप जो हम जो शोध कर रहे हैं वो वैध वैध होना चाहिए। तो आप बताओ कि इनमें से ओरिजिनलिटी तो होनी चाहिए, उसमें अपना चीज होना चाहिए, उसका आदमी का जो भी रिसर्च तब कर रहा है सी उसकी आएगा ओरिजिनलिटी सर, होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी ऑब्जेक्टिविटी भी सी। होनी चाहिए कि वैलिड होना चाहिए, ठीक और है। वो किस ऑब्जेक्टिव से के साथ कर रहा है वो भी तो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए रिसर्च पे। तो पहली इसीलिए बात है ऑल ऑफ द एबव। पहली बात है कि ओरिजिनलिटी के ये जो ऑप्शन है ये नहीं होगा, क्योंकि हम रिसर्च में ये पढ़ते हैं कि हमारे पहले जिन लोगों ने काम कर चुके हैं उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं। तो ओरिजिनल ओरिजिनल कहाँ पे रहा? हम वो लोग जैसे मिसाइल चल रही है, मिसाइल के बारे में, मिसाइल्स वगैरह में जो प्रक्षेपास्त्र है, अभी तक जितना काम हो चुका है हमें पता है कितना काम हो चुका है, हम उसके बात कर रहे हैं। तो ये हमारा जो काम चल रहा था उसी को कर रहे हैं। या शोध का एक क्वालिटी होती है कि आप दोबारा रिपीट करके आप चेक कर सकते हो, उसके लिए भी करते हैं कि अगर न्यूटन ने कुछ अगर लॉ दिए है वो लॉ हम दोबारा चेक करेंगे कि सही है कि नहीं है। तो ये भी हम क्या करते हैं, इसलिए ओरिजिनलिटी का हम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि हम किए हुए काम पे ही काम करते हैं कि आगे हम या तो दोबारा इसको चेक करें, या फिर हम देखते हैं कि क्या वो हर जगह काम करता है। कि जैसे मान लीजिए कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं, हमने बता दिया कि देखो भाई हम आराम से सांस ले सकते हैं, सांस लेने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, तो क्या हर जगह ले सकते हैं? हम चले गए पहाड़ के ऊपर, वहां पे ऑक्सीजन लेवल इतनी कम है कि सांस लेने में बड़ा दिक्कत है, तो हमने कंक्लूड किया कि नहीं, सांस लेना, अगर हम बहुत ऊंची जगह चले जाएंगे तो दिक्कत होती है। तो ओरिजिनल हम रिपीट भी कर सकते हैं किसी की बातों को, तो ओरिजिनलिटी नहीं होगा। वैलिडिटी में बहुत मतलब कोई चीज वैलिड है तो ऑथेंटिसिटी नहीं कर सकते, कि अगर वैलिडिटी अगर 6 ऑप्शन को लगता ही है, करता ही है पूरा पूरा, तब भी सबसे अप्रोप्रिएट क्या होगा? ऑब्जेक्टिविटी, पक्षपात, मतलब आपका बायसनेस नहीं होना चाहिए। अगर बायसनेस होगा तो सब कुछ होते हुए भी वो आपका इनवैलिड हो जाएगा। मान लीजिए कि सब कुछ है, मैंने सब कुछ देखा, हमने वैलिडिटी सब कुछ देखा, लेकिन हमारे आपके मन के अंदर सोच है, हम किसी चीज के प्रति बायस्ड है, किसी पे हम किसी का पक्ष पक्ष ले रहे हैं किसी चीज के लिए। जैसे अगर मैं योग से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ और मुझे लगता है कि योग के जो भी बातें होंगे वो सच ही होंगे। अब किसी ने अगर पूछा कि क्या सूत्र नीति या जल नीति करने से पाचन तंत्र पर असर पड़ता है, तो हमने अगर उसमें अगर, क्योंकि असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है वो नहीं हम देखे नहीं है, लेकिन हमारे खुद के अंदर एक भावना है, तो हमने उसका हाँ बोल दिया, ये पक्ष में ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये ऑब्जेक्टिविटी इसमें वायलेट कर जाएगा, क्योंकि आपका सूत्र नीति जल नीति का कोई भी असर नहीं पड़ता पाचन तंत्र में। उसी तरह से मार्केट में से बहुत से प्रोडक्ट है जो रिसर्च का भी दावा कर देते हैं, क्योंकि वो बायस्ड होते हैं, वो एक्चुअली होता नहीं है। आप बताओ कौन सा ऐसा क्रीम होगा जो सच में किसी को गोरा कर देगा? हो सकता है यहाँ में मेलानिन इसका मेन रीजन होती है, साइंटिफिक रीजन जो होती है। ऐसा कौन सा चीज है जो आपका हाइट को बढ़ा देगा? बैलेंस डाइट ले लो, एक्सरसाइज करो, और हाइट आपका बहुत से और भी पैरामीटर पे डिपेंड करता है। कोई ये प्रोडक्ट लेने से किसी का हाइट बढ़ जाएगा? ये क्या ये साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हो? लेकिन फिर भी वो लोग बोल देते हैं। कोई टूथपेस्ट में ऐसा कुछ होता है कि ये ऐसा करोगे तो मतलब ये होगा? जो विज्ञापन करते हैं तो वो क्या होती है, अगर वो सही नहीं है तब भी, अगर विज्ञापन अगर सही है तो ठीक है, अच्छी बात है, और विज्ञापन करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सच में वो सही नहीं है, फिर भी अगर विज्ञापन में बोलते हैं कि हमने शोध करके ये निकाला है, तो ये क्या जाएगा, वो बायस्ड हो गया। आप बोलोगे ऑथेंटिक बात नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 14 का सी। आपने देखा एनटी वाले कितने ज्यादा आप लोगों के सामने नंबर देके गलत करवा दिया कि देखो देखो नंबर ले लो, इतना आसान क्वेश्चन है। तो आपको लग गया ना, क्योंकि कितना क्लोज लगा सारा आंसर, ओरिजिनलिटी भी लगा, वैलिडिटी भी लगा, लेकिन सही क्या है? ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑप्शन सी सही होगा। सबको क्लियर है? जिन्होंने भी डी दिए हैं, बाकी लोग जो दिए हैं, आप लोगों को अगर कोई डाउट हो, कुछ क्वेरीज हो तो कर सकते हो, बात कर सकते हो, या आपने बात कर सकते हो। ऑब्जेक्टिविटी सबसे बड़ी चीज होती है कि बायसनेस नहीं होना चाहिए। बायसनेस एक बहुत बड़ी समस्या होती है आपका शोध में, बहुत बड़ी समस्या होती है। बड़े बड़े लोगों से बायसनेस हो जाती है, क्योंकि हर कोई अपना कोई ना कोई विचार रखता ही है अपने मन के अंदर, और उस विचार के पक्ष या विपक्ष में थोड़े से आपका ढोल मतलब डोल जाते हैं। और डोल जाएंगे तो क्या होगा आपका? जैसे मुझे आयुर्वेद में बहुत ट्रस्ट है, अब बड़ा मुश्किल है इस बात को एक्सेप्ट करना कि आयुर्वेद कहीं पे काम नहीं कर रहा है, या उतना अच्छा फल नहीं मिल रहा है।
किसी का एलोपैथ पे बहुत ट्रस्ट है, तो वो जानते भी होंगे कि हाँ आयुर्वेद में बहुत अच्छे काम होते हैं, तब भी मना करते हैं। बहुत से डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो आयुर्वेद को, ये बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिनको लगता है कि नहीं आयुर्वेद से बेहतर है आपका एलोपैथ, या अपने अपने पैथ को ज्यादा अच्छा लगता है जो जिस पर काम करता है। तो ये क्या होती है आपका बायसनेस होती है। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है ऑब्जेक्टिविटी। आपने देखा कैसे आपका आंसर को डाइवर्ट कर दिया, कितनी छोटे क्वेश्चन में ये हमें करने होते हैं। इसीलिए हम बोल जो इतने जो एग्जांपल्स दे करके इतनी बारीक से बारीक हम बात करते हैं ताकि आप यहाँ पे सही करो। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। फिर सर हम आपने क्लियर कर दिया है। थैंक यू क्वेश्चन 15 करते हैं, फंडामेंटल रिसर्च। अच्छा एक बात और है, कई टर्म्स ऐसे होते हैं ना, मैं जब क्लास लेता हूँ ना मैं उस समय हिंदी इंग्लिश दोनों बोल देता हूँ। आप लोग नोट कर लो जो आपका टेक्निकल टर्म्स को हिंदी में, जैसे हम लोग साइंस से नहीं पढ़ते थे न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन का आपका लॉ ऑफ इनर्शिया, ऐसा हम लोग पढ़ते थे ना, बाकी हम हिंदी में पढ़ लेते थे, लेकिन टॉपिक जो है हेडिंग जो है उसका हम हिंदी में इंग्लिश में कर देते हैं, या हिंदी में इंग्लिश दोनों में कर देते हैं। तो आप जैसे फंडामेंटल रिसर्च है, ये आप नाम याद कर लो इसके हिंदी के साथ, बाकी आप हिंदी में कर लो, इससे आपको बहुत हेल्प करेगा। मैंने बहुत बार ये देखा है कि कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं एग्जाम में जिसका अर्थ आपको उस समय पता नहीं होता, लेकिन अगर आप इंग्लिश वाला देख लोगे, दोनों का ऑप्शन होता है, आप हिंदी में भी, हिंदी को भी देख सकते हो, इंग्लिश को भी देख सकते हो। तो अगर आप टर्म को अगर याद रखोगे इंग्लिश के साथ तो आपको उस समय तुरंत देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि बोलना क्या चाह रहे हैं, बहुत हेल्प होता है इससे। फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी टू, फंडामेंटल रिसर्च जो होती है वो किस चीज की योग्यता को प्रतिबिंबित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। सिंथेसिस न्यू आइडियाज, expounds new principles, evaluate the existing material concerning research, the, ये चारों सही नहीं है, मैं तो ऐसे टिक लगा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन एबिसिटी है क्या है, इसमें से आपको एक सही को चुनने हैं। स्टडी द एग्जिस्टिंग लिटरेचर रिगार्डिंग वेरियस टॉपिक्स, कोशिश करें। व्हाट इज एक्सपाउंड, एक्सपाउंड क्या है सर इसमें? कौन सा? बी में दिया है ना एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल्स, तो एक्सपाउंड का मीनिंग क्या है? मतलब दोनों विस्तार से नए चीजों को, मतलब खोज, आपका खोज ढूंढ निकालना किसी चीज को, नए सिद्धांत। ये सर एक्सपैंड है या एक्सपाउंड है? जो वर्ड का इस्तेमाल होता है एक्सपाउंड किया गया था, इसका मतलब ये होता है कि एक्सपैंड मतलब विस्तार करना, और इसका मतलब जी। होगा कि उसमें से मतलब नए चीजों को उत्पत्ति करना। विस्तार करना अलग बात होती है, विस्तार आप उसका करते हो जो ऑलरेडी मौजूद है, जी जी और नए चीज आप ढूंढ के निकालते हो तो वो एक्सपाउंड हो जाएगा। ओके। जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने कोविड के लिए क्या करेंगे, हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, ढूंढ के एक नए चीज को डेवलप करते हैं। तो आप बताओ 15 का कौन सा आंसर दोगे? 15 का डी बोल रहे हैं आप लोग। जिन्होंने 15 का डी बोला है आप 16 भी पहुंच गए, वेरी गुड। और किसने? रंजना सुंगारा जी। आप सॉरी 16 सॉरी 15 है, उससे अच्छा 15 समझिए प्लीज। कोई बात नहीं। आप बताइए जो लोग 15 का बी बोल रहे हैं ना, वो बताइए कि क्यों है। बी डी जिसका भी जो भी बोल रहे हैं आंसर, आप एक एक करके बताइए क्यों है। क्यों का आंसर देना बहुत जरूरी होता है। न्यूटन ने पूछा था, सबने देखा था कि एप्पल नीचे गिरते हुए, केवल न्यूटन ने पूछा कि क्यों, और इतने बड़े खोज कर दिए। आप लोग क्यों हुए, जाओ आप बताओ कि आप क्यों बोल रहे हो। उमेश जी आप बताए, आपने डी क्यों बोला? डी बराबर सर कि जो एग्जिस्टिंग फंडामेंटल रिसर्च का मतलब कि जो ओरिजिनल है थिंग्स, उसके ऊपर फंडामेंटल चीज को ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसको हम स्टडी करेंगे रिगार्डिंग द वेरियस टॉपिक्स, उससे रिलेटेड वेरियस टॉपिक्स है, उस पर हम क्या कहते हैं एनालाइज करेंगे या उस पर स्टडी करेंगे, फोकस करेंगे। तो आप मुझे बताएं हाँ। कि अगर कोई ऐसे कोविड हो गया, तो कोविड में जो, अगर उनके, हमें पास कोई सिद्धांत है ही नहीं है, कोई प्रिंसिपल ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि कोविड या मंकी पॉक्स जो भी आ रहा है, हमें कुछ पता नहीं कहाँ से हो रही है, इसके लिए जो आपको डेवलप करेंगे वो किसमें करेंगे? तो उसके लिए जो अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं,
जो एग्जिस्टिंग है ही नहीं है, उसके लिए हम कौन सा करेंगे? अभी तो एग्जिस्टिंग नहीं है कोई लिटरेचर कुछ भी इसके बारे में, कोविड के बारे में या किसी ऐसे चीजों के बारे में, उसके शोध हम कहाँ करेंगे? उसके शोध भी तो हम बेसिक में ही करेंगे ना। सर ये फंडामेंटल है तो उसमें एग्जिस्टिंग चीज तो होगी नहीं बिल्कुल। हाँ, फंडामेंटल शोध जो होती फंडामेंटल है, है तो इसका हमने कई सिनोनिम्स बताया था हमने। ये क्या करता है, आप देखो 15 का, ये जो लोग बता रहे हो थोड़ा सा माइक खोल कर अपने वो बताइए, अपना व्यूज बताइए, उससे बहुत फायदा होता है कि आप किस एंगल से सोच रहे हैं, इसको ये जानना बहुत जरूरी होता है। सर फंडामेंटल में जैसे हम नए आइडियाज बताते हैं, बी में तो ये हम जैसे आपने बताया उसको नए प्रिंसिपल्स की एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो उसमें हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं फंडामेंटल में, सिर्फ हम बना देते हैं प्रिंसिपल्स। हम अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे, हम एक्सपाउंड कर रहे हैं। एक्सपाउंड मतलब क्या हुआ, उसको ढूंढ, एक नई चीज को हम लोगों के सामने रखना। तो आप देखो इसमें क्या होगा, बेसिक, प्योर या फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है, क्या होती है? एक साइंटिफिक रिसर्च होती है जो एम करता है, जो साइंटिफिक थ्योरीज और जो एक्सपाउंड करता है नए प्रिंसिपल्स को, जिससे क्या होती है, हमारे सामने बेटर एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग बनती है, और हम जो प्राकृतिक घटनाएं हो रही है उसके बारे में हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, मतलब भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आगे जैसे कोविड हो रहा है तो आगे कोविड का क्या हाल हो सकता है, या मंकी पॉक्स कितने तेजी से फैल सकता है, या जैसे अभी मंकी पॉक्स के लिए वैक्सीन बनने का काम भी शुरू हो चुका है। तो ये सारे जो आपका, अब वैक्सीन बन जाएगा तो वो अगर रिलायबल नहीं होगा, तो या साइंटिफिक थ्योरी को सपोर्ट नहीं करेगा, तो लोगों तक हम इसको दे नहीं सकते हैं। तो बेसिक, प्योर या फंडामेंटल रिसर्च जो होती है, इसमें एक साइंटिफिक रिसर्च होती है जो इसका एम होता है जो अपडेट करना साइंटिफिक थ्योरीज, जो थ्योरी अभी है या नया थ्योरी अगर डेवलप करना हो, जो नए प्रिंसिपल्स को भी एक्सपाउंड करता है, जिससे कि हम बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आगे आने वाली चीजों को हम इसका भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो 15 का क्या हो जाएगा, बी आंसर सही होगा। जिन्होंने 15 का बी बोले हैं रंजना जी, रंजना जी आपने क्या सोच के बोला था? सर मैंने ये सोचा था कि जो भी हम उससे निष्कर्ष निकालते हैं सर, तो निष्कर्ष क्या होता है, एक्सपोज होता है, और वो फिर आगे सबके लिए क्या होता है, फायदेमंद बनता है अगली रिसर्चर के लिए। ये सोचा था। ओके, बहुत अच्छे। डॉली जी आपने क्या सोच के बोला था? जो मैम ने सर अभी एक्सप्लेन किया, वही मैंने भी सोचा था। और अभी आपने हिंट भी तो दिया था सर, एक एग्जांपल लेके प्रिंसिपल से सर, अभी सर उस पे सोच के मैंने भी बोला। बहुत अच्छे, ऐसे आप लोग सर कोशिश फंडामेंटल करेंगे। को एक बार आप हिंदी में क्लियर कर दीजिए ना प्लीज। फंडामेंटल इसको एग्जैक्ट क्या बोलेंगे हिंदी में? फंडामेंटल का जो हम लोग जो हम मूलभूत मूलभूत सब कह सकते प्राथमिक हैं। कह बेसिक। सकते हैं, सबसे पहला बेसिक। बेसिक। हाँ, ओके। हाँ मूलभूत सब यस। कह सकते हैं। जी जी। The study in which the investigators attempt to trace an effect is known as, जब इन्वेस्टिगेटर जब उसको ट्रेस करने की, इसका ट्रेस एंड इफेक्ट, इस इफेक्ट को जब ट्रेस करते हैं, जो खोजकर्ता होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सर्वे, रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टर को मैं बता देता हूँ होता क्या था कि आप लोग अच्छे समझ पाओ। एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च और हिस्टोरिकल रिसर्च, ये दोनों रिसर्च ये कहता है कि जो पहले घटना घट चुकी है उसका शोध करता है, तो उसके बारे में मतलब जानने की कोशिश करता है। लेकिन अंतर क्या होता है, हिस्टोरिकल रिसर्च बहुत पहले जो घटना घट चुकी होती है उसको करते हैं, और जो फंडामेंटल आपका जो एक्स पोस्ट होती है, जो हाल ही में हुआ है, जैसे कई जगह ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, तो बहुत पहले 10 साल पहले कौन सा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उसको नहीं हाल ही में जो हो रहा है, अभी जो हो रहा है, उसके बारे में जो आप करते हैं कि ऐसा ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, किसकी गलती से हुआ, क्या नेचुरली कुछ हुआ था, कुछ आपका टेक्निक एरर, मतलब जैसे ह्यूमन के जरिए जो सिग्नल देने से कुछ एरर हुई थी, या ड्राइवर की गलती थी, ये या टेक्निकल कुछ गलती थी इसको कहते हैं हम लोग एक्स पोस्ट फैक्टो, जो हो चुकी है लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम में हुई है, इसको जब हम करते हैं उसको कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टर कहते हैं। और जो हिस्टोरिकल होती है वो जो बहुत जैसे बहुत पहले कुछ घटना घट चुकी है या पहले चीजों को
ऐसे अगर हम अभी हमारे मतलब हंड्रेड्स ऑफ ईयर पहले या बहुत बहुत पहले जो कर चुकी है उनके ऊपर जब खोज करते हैं उसको कहते हैं हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। जैसे कि आपका हड़प्पा संस्कृति हो गया या और भी जो पीछे जो चीजें हुई थी। आप बताओ 16 में क्या बोलोगे? द स्टडी इन विच द इन्वेस्टिगेटेड अटेम्प्ट्स टू ट्रेस, जो खोज करता है, जो वो अटेम्प्ट करता है ट्रेस ऑन एफेक्ट इज नोन एज, क्या बोलेंगे? सर्वे रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च या समेटिव रिसर्च, क्या बोलोगे आप? सर ये क्वेश्चन में अभी अटेम्प्ट इन्वेस्टिगेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस एन इफेक्ट, सर ये अभी चीज की बात जैसे हो मान रही है या लीजिए फिर कि कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई अगर कोई केस जाता है, कोई आपराधिक केस जाता है, तो जो आपका जांच करता होता है वो क्या सर करता है? तो ये वो अभी अपराध हो चुकी है, जांच करता जा रहा है, इन्वेस्टिगेटर जा रहा है, वो उस जगह को देख रहा है, उन लोगों सर जिन बी, लोगों को हाँ जी बी होगा आंसर सर फिर। जी, बाकी लोग मतलब क्या बोल रहे हैं? जस्ट कितनी? हाँ जी, बिल्कुल सही है। क्या होगा इसका आंसर? एक्सपोस्ट फैक्टो। बहुत अच्छे, काफी अच्छे आप लोगों ने आंसर दिया, बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, कोशिश किया। सर 17 ये के लिए आपके बताने से ही समझ में आ रहा है कि हाँ ये आंसर कितना इजी हमारे लिए हो जा रहा है, जो आप समझा रहे हो ना उस चीज से समझ में आ रहा है। हाँ, एक एग्जाम्पल बहुत हेल्प करता है, लेकिन धीरे धीरे मैं मेरे कोशिश है कि मेरे बिना आप लोग बोल सको, क्योंकि एग्जाम में तो कोई रहेगा नहीं आपके साथ, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। आप लोग काफी अच्छे बोल रहे हो, काफी अच्छे कोशिश कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप इस जो रिकॉर्डेड आपको मिलेगा वीडियो को, तब भी आप इसको बार बार देखना। बहुत ये बड़ी बात नहीं है कि एक साथ आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बहुत ज्यादा आप आउटपुट नहीं देता है। आप 10-15 बीसी करो, लेकिन उसका लॉजिक को समझ के करो। अगर उस लॉजिक को समझ जाओगे ना तो 100 क्वेश्चन खुद ब खुद कर लोगे। जैसे मैंने आज बताया कि रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन मेथड, उसको आप जितना अप्लाई करोगे आप देखना बहुत फायदा करता है। द सर रिसर्च, समेटिव इसका बता दीजिए प्लीज। इसका हम अभी चर्चा करेंगे समेटिव समेटिव रिसर्च के बारे में, क्योंकि ऑप्शन ये सही नहीं था इसलिए मैंने चर्चा नहीं किया। हमारे जो अभी क्लास का टाइम भी खत्म हो गया, अगले क्लास में जो हम जो उसमें थ्योरी पढ़ेंगे उसमें ये आएगा, अभी तक आया नहीं है, ये बात करेंगे जी, उसके ऊपर। ओके। The research that applies the laws at the time of field study to draw more and more clear ideas about the problem. Field study में पर्टिकुलर एरिया में जा करके जब कोई शोध करता है उसके बारे में और ज्यादा से ज्यादा डेटा निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए कि चुनाव का समय है, तो पहले किसने किसको वोट दिया था वो तो अलग बात हो गई, अभी लोग क्या समझते हैं वो फील्ड में जाकर के, मैदान में जाकर लोगों से पूछ रहे हैं। या कुछ नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है तो इतने सारे फोन है, लोग क्या चाहते हैं, क्या कीमत के कम कीमत तो सबको चाहिए होता है, और क्या चाहिए कि तो कम कीमत में बेहतर क्या चाहिए होता है, वो उसमें फील्ड की स्टडी करते हैं। उसको क्या बोलोगे? अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, या उनमें से कोई नहीं? आप बताओ। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तो नहीं होगा सर, एक्सपेरिमेंटल नहीं हो सकता, और ओके, अप्लाइड हो सकता है एंड एक्शन भी हो सकता है, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे। रिसर्च अप्लाइज टू द लॉज एट द सेम टाइम, फील्ड स्टडी। सर प्लीज क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट। the research that applies the laws at the चलिए इसको हम करेंगे, हमारा टाइम खत्म हो चुका है, हम इसको डिटेल में समझाएंगे। आपने बोला सही बोला बिल्कुल, जिन्होंने ये निकाला। यही मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट कर दो, जो हो नहीं सकता। तो फील्ड स्टडी जो है ये क्या होती है? एक नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ रिसर्च होती है। इसके बारे में हम अगले क्लास में हम इसको नोट कर रहे हैं, इसको हम बात करेंगे, क्योंकि इसको डिस्कस करने में बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, 10 बज चुका है। सर 10:35 तक नहीं हो सकता कंटिन्यू? हाँ जी, 10:35 तक कंटिन्यू कर देते। आप मुझे पहले बता देंगे ना तो हम इसको 10:30 तक कर सकते हैं, अगर सबको आपको एग्री करेंगे तो उस हिसाब से आप एक आपस में बात कर लीजिए। अगर होगा तो मैं सारा क्लास में 10:30 तक कर दूंगा। हमें 10:30 तक चाहिए, क्योंकि बहुत हमारा सिलेबस है, नहीं तो फिर बाद में क्या होगा कि आप लोगों का पेंडिंग रहेगा या रिवीजन का टाइम नहीं बचेगा। यस सर, मेरा अप्रूवल है सर, वी कैन गो फॉर अप टू 10:30।
हाँ आप फिर हम अगले क्लास से हम इसको 10:30 तक कर लेंगे। आप लोग एक बार इसमें उनको मैं मतलब अगर एक बार डाल दीजिएगा तो मैं फिर से कर लूंगा इसको। तो इसके बारे में हमें हमें बहुत चर्चा करनी है कि ये बात बिल्कुल आपने सही किया कि इसी तरह से आप लोग कोशिश करके जो रॉन्ग है एक्सपेरिमेंटल कभी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी रॉन्ग है। तो ऑप्शन सी अगर रॉन्ग है, अब बाकी रहा आपके पास 3 है। एक्शन रिसर्च हो सकता है क्या, अप्लाइड हो सकता है क्या, ये दोनों में से आप सोचिए कि मैंने क्या क्या बताया था। अप्लाइड कब हो सकता है, एक्शन कब हो सकता है। अप्लाइड के लिए मैंने क्या बताया था, एक्शन क्या होती है, एक्शन रिसर्च आपका एक सिंगल मतलब आपका जब किसी आपका एक पर्टिकुलर इंसान पे अगर इंडिविजुअल पे अगर कोई काम करना हो, जैसे क्लास में कोई टीचर है और कोई बच्चे परेशान कर रहे हैं, कुछ बच्चे, उस समय उस क्लास को कैसे हैंडल करेंगे, वो जो शोध करेंगे वो एक्शन आपको हो जाएगा, क्योंकि वो खाली उनके सिंगल के एक इंसान के आपका इफेक्ट कर रहा है। लेकिन रैगिंग क्या है, सबको मतलब बहुत बड़ी पूरे कम्युनिटी का इफेक्ट करता है, तो वहाँ पे अप्लाइड हो जाएगा। इस एंगल पे हमें इसको देखनी है, हम इसके बारे में क्लास में अप्लाइड होगा क्या नहीं होगा, इधर अप्लाइड भी हो सकता है, नॉन ऑफ दिस भी हो सकता है। आप देखो कि क्या हो सकता है, फिर अब इससे बात करेंगे। हमने 16 तक करके रखा है, अगले क्लास में सर बात बी करेंगे। होगा, सर आंसर बी होगा। आप लोग ये कोशिश करना कि जो भी आंसर दो व्याख्या करो, आंसर सही भी हो जाए, अगर आपका लॉजिक अगर क्यों? सही नहीं होगा तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। आप लोग व्याख्या करना अगले क्लास में, ऐसे इसके बाद भी हम लेंगे क्लास करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, हर हफ्ते तो करेंगे ही करेंगे। एक आपका जो ऐसे ऐसे पेपर सॉल्व करेंगे, और पेपर सॉल्व में आप लोग 2 बार चीज ख्याल रखो, कोशिश करें गलत आंसर को निकाल दो और व्याख्या करो। जो भी आप समझते हो, ये मत सोचो कि आप सही करना है, सही मत करो, गलत ही करो, लेकिन उसको एक्सप्लेन करो, उससे आपको बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा। थैंक यू। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वे 17 का जवाब कौन सा है सर? हेलो, हेलो, 17 का जवाब आप बोलो कौन सा होगा, मैंने बोल दिया। आप इसको करो कि एक्सपेरिमेंटल हो सकता है। आप बताओ, हो सकता है एक्सपेरिमेंटल? नहीं 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 हो सकता। आप ऐसे निकालो